नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित बीकॉम इकोनॉमिक्स एवं बीकॉम ऑनर्स प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्रों का आज दिनांक 30/4/2020 को समिश्र अर्थशास्त्र की क्लास में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे वे प्रमुख दो प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला यह है कि राष्ट्रीय आय की परंपरागत परिभाषाओं में कौन सी श्रेष्ठ है। दूसरी है राष्ट्रीय आय की आधुनिक परिभाषाएं क्या हैं। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले परंपरागत परिभाषाओं में श्रेष्ठ कौन सी है, इस पर बात करेंगे। प्यारे छात्रों, विगत क्लासों में हमने मार्शल, पीकू एवं फिशर की तीनों अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं राष्ट्रीय आय के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण पढ़े। इनमें से श्रेष्ठ कौन है यह जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने समक्ष कुछ पढ़ता हूं और फिर अपन उस पर विश्लेषण करते हैं। मार्शल, पीगू एवं फिशर की परिभाषा के श्रेष्ठ होने का कारण राष्ट्रीय आय की गणना के समय निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होता है। यदि राष्ट्रीय आय की गणना का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि राष्ट्रीय उपभोग कितना है, तो फिशर की परिभाषा का उपयोग करना चाहिए। इस आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत कठिन होता है। मार्शल एवं फिशर की परिभाषा में अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि उत्पादन का अंतिम उद्देश्य उपभोग ही होता है। किंतु जहां तक मार्शल एवं पीगू की परिभाषा का प्रश्न है, यह यदि देश में शुद्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना करना संभव है तो मार्शल की परिभाषा अधिक उपयोगी हो सकती है। पीगू की परिभाषा उसी स्थिति में उपयुक्त है जब पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था मौद्रिक हो और दोहरी गणना से बचाया जाना हो। पीगू की परिभाषा इसलिए भी व्यवहारिक कही जाती है क्योंकि इसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना सरलता से की जा सकती है। ये पूरा एक नरेशन मैंने आपके सामने पढ़ा। अब इसमें उन तीनों अर्थशास्त्रियों के विचारधारा का हम विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा कि मार्शल की परिभाषा का केंद्रीय भाव उत्पादन था, अंतिम उत्पाद, और फिशर का जो केंद्रीय भाव था वह था अंतिम उपभोग। दोनों ही बातें लगभग सेम है, क्योंकि कोई भी वस्तु का उत्पादन की परिणति जो होती है वह उपभोग में ही समाप्त होती है। अर्थात यह कहना कठिन है कि उपभोग हो रहा है या उत्पादन की अंतिम वस्तु है। तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ही समान रूप से अपनी बातें रख रही हैं। अब बात यह है कि श्रेष्ठता का निर्धारण किस तरह से किया जाना चाहिए। तो श्रेष्ठता का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि आपका जो राष्ट्रीय आय है वह किस उद्देश्य के आधार पर गणना किया जा रहा है। तो जब हम फिशर की बात करते हैं तो फिशर की परिभाषा कुल उपभोग के संदर्भ में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जब हम देश के राष्ट्रीय उपभोग का कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे फिशर की परिभाषा को हम उपयुक्त मानते हैं, क्योंकि फिशर की परिभाषा भी मार्शल की परिभाषा की तरह उत्पादन के अंतिम रूप की बात करती है। किंतु जब हम शुद्ध उत्पाद की गणना करना चाहते हैं तो वहां पर हम पीगू की परिभाषा को महत्व देंगे। उसकी उपादेयता सिद्ध होती है, क्योंकि पीगू ने अपनी परिभाषा में यह बताया कि जब वह मुद्रा को आर्थिक माध्यम के रूप में रख देते हैं तो गणना करना कितना सरल और व्यवहारिक हो जाता है कि एक वर्ष के अंतर्गत कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तीनों की परिभाषाओं में कुछ अपनी स्पष्ट बातें हैं। जैसे मार्शल, पीगू एवं फिशर तीनों ही की परिभाषा उद्देश्य की उपयोगिता के आधार पर उपयुक्त, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना में हमारा उद्देश्य कुल उत्पाद की गणना करना है या शुद्ध उत्पाद की गणना करना है, कुल उपभोग की गणना करना है या राष्ट्रीय उपभोग की गणना करना है। यह तमाम अलग अलग तरीके के उद्देश्य हैं जिसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, और इन राष्ट्रीय आय की गणना में तीनों ही परिभाषाएं उपयुक्त
होती हैं। दूसरी बात है, मार्शल और फिशर की गणना अंतिम वस्तु के उपभोग पर आधारित है। मार्शल ने देखिए अंतिम उत्पाद की बात की। मार्शल ने अपने परिभाषा में यह कहा कि वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष के अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था या देश के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। फिशर ने क्या कहा? फिशर ने कहा कि एक वर्ष के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वह उस वर्ष के राष्ट्रीय आय में गणना की जाती है, चाहे उत्पादन कितना भी हो। अर्थात कुल उत्पादन में कितना उपभोग किया गया है वह हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पीगू की परिभाषा में शुद्ध उत्पादन की गणना की संभावनाओं पर बात की गई है। पीगू ने कहा कि इससे मतलब नहीं है कि आप कितना कुल उत्पादन कर रहे हैं या क्या उपभोग कर रहे हैं। पीगू ने ये कहा कि हमें यह ज्ञात करना होगा कि वास्तव में हमारा शुद्ध उत्पाद क्या है। शुद्ध उत्पाद की जब हम बात करते हैं तो उसमें से हम कर और मूल्यह्रास को घटा देते हैं। जब हम कर और मूल्यह्रास को घटा देंगे तो उससे हमें कुल उत्पाद से शुद्ध उत्पाद ज्ञात हो जाएगा। अर्थात पीगू ने जब शुद्ध उत्पादन की बात की तो उन्होंने ये कहा कि एक वर्ष में हम कुल उत्पादन जितना करते हैं उसमें शामिल होता है हमारे देश के द्वारा लगाया गया कर, और उस उत्पादन में जो मशीनों की घिसावट हुई उस घिसावट को हम उस कुल उत्पादन में सम्मिलित करते हैं। इसलिए कुल उत्पादन के माध्यम से राष्ट्रीय आय निकालना एक कठिन प्रक्रिया है। अर्थात हम कितना कुल मूल्य चुकाते हैं और उसमें से कितना कर के रूप में अलग हो जाता है और कितना मूल्यह्रास के रूप में अलग हो जाता है, और बचा हुआ जो भी हिस्सा है वह शुद्ध उत्पाद के रूप में गणना किया जाता है, शुद्ध आय के रूप में उसकी गणना की जाती है। पीयू की परिभाषा से राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा के प्रयोग से सरल की जा सकती है। पीयू की परिभाषा या पीयू के दृष्टिकोण में राष्ट्रीय आय के संबंध में एक बात बहुत ही अनूठी थी कि उन्होंने वस्तु विनिमय की अपेक्षा मुद्रा विनिमय की बात की। मुद्रा विनिमय के कारण कितनी वस्तु का उपभोग उपभोक्ता के द्वारा किया जा रहा है वह निकल कर आता है, तो गणना में यह प्रक्रिया सरल हो जाती है और दोहरी गणना की मार से बच जाती है। अर्थात कहने का यह है कि पीगू की परिभाषा शुद्धता को ज्ञात करने के लिए है, जबकि मार्शल और फिशर की परिभाषा कुल उत्पादकता को ज्ञात करने के लिए है, कुल उपभोग को ज्ञात करने के लिए है। तो दोनों ही परिभाषाएं अलग अलग दृष्टिकोणों में महत्व रखती हैं। हमें जब यह ज्ञात करना होता है कि हमारे देश में कुल कितना उत्पादन हुआ तो हम मार्शल की परिभाषा का उपयोग करते हैं, और जब हमें ज्ञात होता है कि इस उत्पादन में कितना मूल्यह्रास था, कितना टैक्स जुड़ा हुआ है, तो हम उसको माइनस करके शुद्ध उत्पादन ज्ञात करते हैं। फिशर के दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे नागरिकों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा कुल कितना उपभोग किया गया, अर्थात कुल उत्पादन में कुल कितना उपभोग है वह राष्ट्रीय आय को निर्धारित करता है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए यह क्लास यहीं तक है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप पेंटियम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर अवश्य रूप से जाएं और उसके बेल आइकॉन बटन को अवश्य पुश करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी शिक्षक अपने यूट्यूब वीडियो आपके लिए जारी कर रहे हैं उन सभी के वीडियो को आप लाइक करें, ताकि सभी शिक्षक यह समझ सकें कि आपके द्वारा यह बातें ग्रहण की जा रही हैं। आप शिक्षकों को फीडबैक देकर यह जानकारी दें कि आपके द्वारा यह बातें ग्रहण की जा रही हैं। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक
यह वीडियो लेक्चर देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है। साथ ही धन्यवाद है संस्था के संचालक श्री बी.एन. त्रिपाठी जी का और संस्था की प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर सीमा शुक्ला जी का, संस्था के अकादमिक संचालक श्री एस.के. त्रिपाठी जी का। इन सभी का धन्यवाद कि इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिसके माध्यम से हम आज प्रत्यक्ष रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। अब आवश्यकता आपके फीडबैक की है, इसलिए YouTube चैनल में जाकर बेल आइकॉन के बटन को जरूर पुश करें ताकि नई चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।